हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 12। इससे पहले इस कहानी के 11 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, प्रिंस माही को सामिया से मिलवाता है, जहाँ माही सामिया को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि सामिया बिल्कुल ही प्रिंस की तरह लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी माही प्रिंस को लेकर हॉस्पिटल के लिए जाती है क्योंकि आज उसका अपॉइंटमेंट था उसके चेकअप के लिए। इससे प्रिंस भी उदास होकर चला जाता है। अब देखते हैं आगे। सामिया प्रिंस को माही के साथ जाते देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो गई और उसका छोटा सा चेहरा पूरा उतर चुका था और उदासी के साथ वो उसे देख रही थी। तभी फिर वहाँ पर मलंग आते हुए बोला, सामिया कहाँ गया वो तुम्हारा दोस्त, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही सामिया ने मुंह बनाकर कहा, चाचू उसकी मासी आई थी और उसे लेकर चली गई, मगर मुझे फिर से उससे मिलना है। ये सुनकर अब मलंग के एक्सप्रेशंस कुछ गहरे हो गए थे और उसने सामिया को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, अब तो आप उससे तभी मिल पाओगी बेटा जब मैं उसके बारे में सारी चीज़ें पता लगा लूँगा, सब कुछ जान जाऊँगा। ये सुनकर सामिया को कुछ समझ में नहीं आया और उसने थोड़ा सा हैरानी के साथ नासमझी में कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं चाचू। इसके जवाब में मलंग ने कुछ भी नहीं कहा और उसे लेकर वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी आकर रुकी, जिसमें से माही प्रिंस को लेकर बाहर की तरफ निकली। प्रिंस पूरी तरह से सो गया था। माही प्रिंस को लेकर अंदर मिस्टर संदीप के कैबिन की तरफ बढ़ी। मिस्टर संदीप के कैबिन में ऑलरेडी कशिश मौजूद थी। कशिश को देखकर माही ने कहा, सॉरी कशिश, उस वक्त मैं थोड़ा सा बिजी थी, इसीलिए मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाई। इसके जवाब में कशिश ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं मैडम, इसमें कोई सॉरी बोलने वाली बात नहीं है। ये कहकर उसने प्रिंस को देखा और फिर प्रिंस को सोते हुए देखकर प्यार से बोली, लगता है इसने आज कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर ली है गेमिंग जोन में, इसीलिए ये थक गया है और सो गया है। ये सुनकर माही ने भी मुस्कुरा कर कहा, ये अपनी दोस्त के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था और बहुत ही ज़्यादा इसने मस्ती भी की है। ये कहकर वो फिर से उसे आसपास देखते हुए बोली, मिस्टर संदीप कहाँ है, अब तक आए क्यों नहीं। इसके जवाब में कशिश ने बोला कि बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। ये सुनकर माही प्रिंस को अपनी गोद में लेकर वहीं चेयर पर बैठ गई। कशिश उसके पास बैठ गई, लेकिन तभी कशिश के फ़ोन में एक मैसेज आया और मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरे बदल गए थे। तभी माही उससे कुछ पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर वो कुछ समझ में नहीं आया उसे, और वो कुछ समझ नहीं पाई। उसने नासमझी में कहा, क्या हुआ कशिश, एवरीथिंग इज़ ओके, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। ये सुनते ही कशिश ने तुरंत ही कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। बाय द वे, क्या आज रात भी मुझे आपके घर ही रुकना होगा। ये सुनकर माही ने कहा, कशिश तुम तो जानती हो ना कि इस वक्त मेरे प्रिंस की हालत कैसी है, इसे रात रात को फीवर आ जाता है और तुम होगी तो आसानी होगी। क्या आज रात तुम्हारा कहीं और जाने का प्लान था। ये सुनकर एक बार फिर से कशिश ने अपने फ़ोन में मैसेज को पढ़ते हुए कहा, जहां अयांश का मैसेज आया हुआ था, जिसमें उसने लिखा था कि आज रात उसे वहां पर जाना होगा। ये पढ़कर कशिश का दिमाग खींच गया और वो गुस्से से मन ही मन बोली, ये अयांश का बच्चा मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसका कांटेक्ट भी मेरे साथ ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसे चैन नहीं है। अब मैं क्या करूं, अपने काम को भी नहीं छोड़ सकती, और अगर मैंने इसे नाराज़ किया तो ये तो मुझे जान से ही मार देगा। मैं तो पूरी तरह से फंस चुकी हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी माही ने कहा, तुम्हें वो इंसान ब्लैकमेल कर रहा है क्या कशिश। जैसे ही माही ने ये बात कही, अचानक से कशिश शॉक्ड हो गई और शॉक होकर बोली, ये आप क्या कह रही हैं मैडम, मैं कुछ समझ नहीं पाई। इसके जवाब में माही ने गुस्से के साथ कहा, कशिश तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो इंसान तुम्हें अभी भी ब्लैकमेल ही कर रहा है, और उस इंसान का तुम्हारे साथ कुछ तो लेना देना ज़रूर है। देखो, अगर ऐसी कोई भी बात है तो तुम मुझे एक बड़ी बहन होने के नाते सब कुछ बता सकती हो, क्योंकि तुम अभी बहुत ही छोटी हो मुझसे। और फिर तुम्हें ये देखकर मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि इतनी छोटी उम्र से तुम इतना ज़्यादा काम कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। माही की ऐसी बात सुनकर अचानक से कशिश की आंखें बड़ी हो गईं और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अभी
नहीं सोचा था कि माही उसके लिए इतना सब कुछ सोचेगी। उसने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। और आई एम प्रॉमिस कि अगर मुझे आपको कोई भी ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच। ये सुनकर माही ने भी आखिर में गहरी सांस लेते हुए कहा, इट्स ओके, पर अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो ज़रूर बताना। ये सुनकर कशिश ने सिर हिला दिया और फिर तभी डॉक्टर संदीप कैबिन के अंदर आए। डॉक्टर संदीप को देखकर माही प्रिंस को लेकर अपनी जगह से खड़ी हो गई और फिर उनके पीछे पीछे बातें करते हुए जाने लगी। कुछ देर में बातें खत्म हुई तो डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस ठाकुर, मैंने पहले ही कहा था कि ये तभी पूरी तरह से ठीक हो सकता है जब तक इसके फादर इसके पास आकर इसे अपना बोन मैरो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तब तक हम इसे शायद पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्लीज़ और प्लीज़ मेरे स्टेटस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द कोशिश करिए कि उनके फादर को यहाँ पर आप हमारे पास लेकर आइए। और एक बार फिर से ये बात सुनकर माही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करेगी। उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इधर दूसरी तरफ अग्निहोत्री इंडस्ट्रीज में अतुल इस वक्त ग्लास विंडो के पास खड़ा था और उसके हाथ में सिगरेट थी और सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। तभी किसी ने बिना नॉक किए दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ आया। उस आवाज़ को सुनकर अतुल ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मलंग, क्या तुम कभी मेरे कैबिन में नॉक करके आ सकते हो? तभी मलंग ने बिना किसी भाव से बोला, नहीं, मैं यहाँ पर आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने आया हूँ। ये सुनकर अतुल सिगरेट की एक लंबी कस लेते हुए उसकी तरफ घूरते हुए बोला, कैसी इम्पोर्टेंट बात? तुम्हें मुझसे कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? उसके जवाब में मलंग ने ध्यान से अतुल को देखते हुए बोला, 5 साल पहले जब सामिया हमें मिली थी तब क्या उसके मॉम के बारे में आपने कुछ पता लगाने की कोशिश की थी? अचानक से ये बात सुनकर अतुल के एक्सप्रेशंस पूरे डार्क हो गए और उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कभी भी मुझसे इसके बारे में बात नहीं करोगे। लेकिन तभी मलंग ने उससे गुस्से के साथ कहा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका जवाब दीजिए। ये सुनकर अतुल एक पल के लिए चुप हो गया और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ मलंग को घूरने लगा। तभी मलंग ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद करते हुए कहा, मुझे साफ साफ जवाब दीजिए, क्या आप जब 5 साल पहले आपको सामिया मिली थी तब उसके बारे में आपने पता लगाने की कोशिश की थी या फिर नहीं? ये सुनकर अतुल को भी कुछ समझ में नहीं आया और अतुल ने गुस्से के साथ कहा, तुमसे ये सब कुछ किसने बताया है? इसके जवाब में फिर से मलंग ने अपने दांत पीस कर कहा, भाई, मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ना कि अगर आप मुझसे नहीं भी बताएंगे फिर भी मुझे पता चल जाएगा और इस वक्त मुझे जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी अतुल ने बिना किसी भाव के कहा कि मुझे बस इतना पता है कि सामिया मुझे कूड़ेदान में मिली थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अगर मैं उसके साथ नहीं होता तो वो मर जाती। उसे कोई भी नहीं उठा के ले गया था और जब मैंने इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उस लड़की ने इसीलिए इस बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया था क्योंकि ये मेरा खून थी और इसीलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। उसके बाद मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर अब पूरी तरह से मलंग के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए थे और वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। तभी अतुल को कुछ भी समझ में नहीं आया। अतुल कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा कि तुम अब कहाँ जा रहे हो? अगर इसके जवाब में मलंग ने उसे गुस्से के साथ कहा कि बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया और अतुल ने दांत पीस कर कहा, अगर तुम उसके पास जा रहे हो या उसके बारे में पता लगाने जा रहे हो तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं कभी भी उसे अपने पास नहीं आने दूंगा और ना ही मैं उसके कभी करीब जाऊंगा। ये कहकर वो गुस्से से वापस से सिगरेट जलाया और सिगरेट पीने लगा। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। माही प्रिंस को लेकर टैक्सी से बाहर निकली। इसके साथ ही कशिश भी बाहर निकली। कशिश बाहर निकलकर माही से बोली, मैडम, मुझे वापस से जाना होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगी अगर मुझे आपकी कोई भी ज़रूरत होगी। क्या अभी के लिए मैं यहाँ से जा सकती हूँ? उसके जवाब में माही ने उदासी के साथ कहा, हाँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन कशिश ने जब माही को इतना ज़्यादा उदास होते हुए देखा तो वो समझ गई और उसने ना समझी में कहा, मैडम, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकती हूँ? ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम मेरी एक फैमिली मेम्बर की तरह हो गई हो क्योंकि तुम मेरे प्रिंस की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही हो रिकवर होने में।
इसीलिए तुम मुझसे आराम से कोई भी पर्सनल सवाल कर सकती हो। ये सुनकर कशिश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और फिर उसने एक नज़र प्रिंस को देखा जो माही की गोद में अभी गहरी नींद में सो रहा था। और उसे देखकर कशिश ने हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मैडम, मुझे ये जानना था कि जितनी बार भी डॉक्टर ने फादर का जिक्र किया उतनी बार आप और बड़ी मैडम दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रिंस के पापा कौन हैं? आप दोनों उनका नाम सुनकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या आपको नहीं लगता कि प्रिंस के पापा को यहाँ पर आना चाहिए और उसे अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ासकर उनके सपोर्ट की। ये सुनकर माही के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने गुस्से के साथ कहा, मुझे ऐसे सपोर्ट की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और हाँ, मुझे उसके सपोर्ट की तो खासकर ज़रूरत नहीं है। मर गया है वो हम सब के लिए। मुझे अच्छे से पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और जहाँ बात रही इसके पापा के बारे में, तो तुमसे कुछ भी बताने का तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो मेरा उससे कोई रिश्ता है भी या नहीं। प्रिंस के कोई डैडी नहीं है उसके। ये बात गुस्से भरी सुनकर कशिश काफ़ी ज़्यादा डर गई और बोली, आई एम सॉरी मैडम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं आपको बस हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं तो बस देख रही थी कि डॉक्टर जितनी बार भी प्रिंस के डैडी के बारे में पूछ रहे थे तो आप बस उन्हें अवॉइड करती जा रही थी। तो फिर क्या वाकई प्रिंस के डैडी इस दुनिया में नहीं है या फिर वो? तभी माही ने गुस्से के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा ना कि प्रिंस के कोई भी डैडी नहीं है। प्रिंस की सिर्फ 2 माँ है और अब तुम अपनी लिमिट्स मत भूलना। ये कहकर वो गुस्से से प्रिंस को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। जैसे ही कशिश ने ये सब कुछ सुना वो बिल्कुल हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। लेकिन तभी उसने खुद से कहा, जिस तरह से माही मैडम प्रिंस के बारे में बताती हैं या फिर गुस्सा थी, मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर प्रिंस के डैडी कोई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मिष्टी मैडम को बहुत ही ज़्यादा गलत किया है उनके साथ, इसीलिए उनकी बहन इस तरह से उनसे नाराज़ हैं। लेकिन अगर प्रिंस के डैडी उसे बचाने के लिए नहीं आएंगे तो शायद हम प्रिंस को बचा नहीं पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी के साथ कशिश ने गहरी सांस लिया और रात का वक्त हो चुका था। तभी डाइनिंग एरिया में इस वक्त मिष्टी की गोद में प्रिंस था और मिष्टी उसे अपने हाथों से डिनर करा रही थी। तो वहीं माही अपने फ़ोन में कुछ करते हुए डिनर कर रही थी। तभी मिष्टी ने माही को देखते हुए कहा, माही क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने प्रिंस को लेकर? ये सुनते ही माही खाते खाते रुक गई और गहरी सांस लेकर बोली, दी कुछ खास नहीं, जो वो पहले कह रहे थे बस आज भी उन्होंने डॉक्टर ने वही कहा है। मिष्टी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने एक नज़र प्रिंस को देखा जो इस वक्त डिनर करने में काफ़ी खुश था। उसे देखकर मिष्टी ने कुछ सोचा और कहा, तो तुमने क्या सोचा है इसके बारे में? हम कैसे प्रिंस को ठीक करेंगे? तभी माही ने अपने फ़ोन को बंद करते हुए मिष्टी को देखते हुए बोला, दी मैंने सोच लिया है कि अब मैं सामने से जाकर अतुल अग्निहोत्री से बात करूंगी। ये सुनते ही मिष्टी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और शॉक होकर बोली, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो ना? ये सुनकर माही ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैं पूरे होश में हूँ दी। मैं अब सामने से खुद जाकर बात करूँगी और इसके लिए आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगी। ये कहकर माही गुस्से के साथ उठी और वहाँ से कमरे की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी जो हैरानी से ये सब सुनकर उसे देखती रही। इधर अग्निहोत्री पैलेस में इस वक्त डाइनिंग एरिया में सभी मौजूद थे। फातिमा जी और निहाल जी अपने अपने चेयर पर बैठे हुए थे। तो वहीं अतुल की गोद में इस वक्त सामिया बैठी हुई थी। अतुल उसे अपने हाथों से डिनर करा रहा था। तो वहीं मलंग बस प्लेट को खामोशी के साथ घूरे जा रहा था। तभी फातिमा जी ने उन दोनों को देखते हुए आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों भाइयों ने अपनी उम्र देखी है क्या? उनकी ये आवाज़ सुनकर मलंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना है? ये सुनकर फातिमा जी ने गुस्से के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आता है कि तुम दोनों भाई शादी कब करोगे और तो और आखिर तुम्हें कब समझ में आएगा कि सामिया को भी एक माँ की ज़रूरत है। कब तक तुम दोनों भाई अकेले ही अपनी बेटी को संभालते रहोगे? अभी अतुल के एक्सप्रेशंस भी डार्क हो गए और वो फातिमा जी को घूरते हुए देखकर बोला, मैं अपनी बेटी के लिए माँ बाप दोनों ही बनूंगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर फातिमा जी ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा कहना बहुत आसान होता है लेकिन आगे चलकर पालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी सामिया बहुत ही छोटी है तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम शायद उसे पाल लोगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से ही बता सकती हैं। हर एक चीज़ वो अपने बाप से नहीं बता सकती हैं, इसीलिए तुम्हें अब शादी के बारे में सोचना चाहिए।
तभी अतुल ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, और अब तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी खुद की एक बेटी है। आप मुझे इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। और जहां बात रही एक माँ की, तो मैं अपनी बेटी को एक लड़की की तरह कमज़ोर नहीं बनाऊंगा, बल्कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर लड़की बनेगी जिसे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तभी सानिया ने भी क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, यस, मैं डैडी की तरह स्ट्रांग बनूंगी गर्ल। तभी निहाल जी ने कहा, बेटा तुम चाहे जितना भी सामिया को ताकतवर बनाओगे, लेकिन एक माँ की कमी तुम कभी भी पूरी नहीं कर सकते। देखो मेरी बात मानो, तुम अब शादी कर लो और तुम्हें तो लड़की ढूंढने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम तो अच्छे से जानते हो ना कि तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक लड़की है और वो सामिया से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करती है। तभी मलंग ने अपनी जगह से उठते हुए बोला, शायद यहाँ पर अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। लॉर्ड तभी फातिमा जी ने मलंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी शादी की भी बात करने वाली हूँ, तुम्हें भी शादी करनी पड़ेगी। ये लड़का भी ना कभी मेरी बात ही नहीं सुनता। लेकिन तब तक मलंग वहाँ से जा चुका था। इधर अतुल ने गुस्से के साथ कहा, आप किस लड़की की बात कर रही हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी भी लड़की से कोई शादी नहीं करूंगा। लेकिन तभी फातिमा जी ने कहा, बेटा तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, और तुम मानो या ना मानो, लेकिन सना ही सामिया की एक अच्छी माँ बन पाएगी और तुम्हें सना से ही शादी करनी है। वो बच्ची पिछले 5 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। अब वक्त आ गया है कि तुम उससे शादी करो। सना का नाम आते ही अतुल के पूरे एक्सप्रेशंस डार्क हो गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बंद करते हुए कहा, किसने कहा आप सबसे कि मैं सना से शादी करूँगा? ये सुनकर फातिमा जी ने कहा, लेकिन बेटा एक सना ही है जिससे तुम शादी कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। वो पिछले 5 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, और अब तो सामिया भी कुछ बड़ी हो गई है। उसे माँ की थोड़ी ज़रूरत भी है। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो और उससे शादी कर लो। अतुल ने दांत पीस कर कहा कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। मैंने पहले ही ये बात आप सबसे क्लियर कर दी थी कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा। और हाँ, अगर आप सब ज़बरदस्ती अब करना चाहते हैं तो फिर मैं कभी भी अब इस घर में वापस नहीं आऊँगा। ये कहकर उसने सामिया को अपनी गोद में उठा लिया और फिर वो वहाँ से जाने लगा। तभी अतुल के ये बात सुनकर फातिमा जी ने तुरंत घबराते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात मत करो। तुम्हें तो पता है कि जब से सामिया इस दुनिया में आई है तब से हमें जीने की एक वजह मिल गई है, और अगर तुम इसे घर में नहीं लेकर आओगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। ये सुनकर अतुल ने दांत पीस कर कहा, अगर आप सबको इतनी ही फिक्र होती उसकी तो आप सब कभी भी मेरी शादी करने के बारे में कभी ना सोचते, और छोड़ दीजिए मेरी शादी के बारे में। ये सुनकर दूसरे ही पल निहाल जी ने कहा, लेकिन बेटा हम ये तुम्हारे ही अच्छे के लिए सोच रहे हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो क्या सारी ज़िंदगी इसी तरह से अकेले रहोगे? अतुल ने गुस्से के साथ कहा, हाँ, मेरी सारी ज़िंदगी मैं अकेले ही रहूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दूसरी लड़की को लाने के बारे में नहीं सोचा है, और सना तो कभी भी नहीं आ सकती मेरी ज़िंदगी में। तभी सामिया ने भी उन सभी को देखते हुए कहा, मुझे भी सना आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनको अपनी मम्मा कभी नहीं बनाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सभी उसे देखने लगे। तभी मलंग आगे आया और उसने सामिया को अपनी गोद में लेते हुए अतुल से कहा, भाई मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। आपकी जब शादी पूरी तरह से कंफर्म हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उस सना से शादी की बात की या शादी की तो मैं सामिया को आपके करीब नहीं आने दूंगा। ये सुनकर अतुल उसे गुस्से से देखते हुए बोला, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं उस लड़की सना से शादी करूंगा? मलंग ने बिना किसी भाव के कहा, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है भाई, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से रखिएगा, आप अगर आपने उस लड़की से शादी किया तो सामिया आपसे दूर हो जाएगी। ये कहकर उसने सामिया को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। वहीं अतुल उसे जाता हुआ देख अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद करने लेता है और उसकी आंखें काफ़ी लाल हो चुकी थी। तो वहीं निहाल जी ये सब सुनकर अब परेशान हो गए थे और बोले, आखिर तुम दोनों भाई चाहते क्या हो? मुझे साफ साफ बताओ, क्या सारी ज़िंदगी तुम दोनों ऐसे ही रहोगे? तुम दोनों अकेले ही रहने वाले हो? इसके जवाब में अब अतुल ने भी बिना किसी भाव के कहा, मुझे मलंग का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं सारी ज़िंदगी अकेले ही रहूँगा। मेरी बेटी के लिए कोई भी सौतेली माँ की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन तभी फातिमा जी ने कहा, अतुल अतुल, क्या तुम्हें अपनी बेटी का चेहरा दिखाई नहीं देता बेटा? उसे इस वक्त माँ की ज़रूरत है, और अगर तुम सना से शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं,
तुम सीधे मिष्टी को क्यों नहीं वापस लेकर आते? आखिर मिष्टी भी तो इस दुनिया में भी अभी जिंदा है ना? मिष्टी का नाम सुनते ही अतुल के कदम एकदम से रुक गए और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। वो गुस्से के साथ पीछे मुड़ा और दांत पीस कर बोला, आज के बाद अगर आपने उस लड़की का नाम भी लिया ना तो उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए निहाल और फातिमा दोनों ही बिल्कुल चुप हो गए और अतुल वहां से बाहर की तरफ निकल गया। उसे बाहर जाता देख फातिमा जी ने कुछ समझकर कहा, आखिर ऐसा क्या हुआ है इन 5 सालों में? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। 5 साल पहले जो ये दोनों इस तरह से अलग हो गए हैं, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं कैसे इन सभी को एक करूँ। तभी निहाल जी ने कहा, 5 साल पहले जब हमें वो खबर मिली थी तब हमें कुछ भी नहीं मालूम था इन दोनों के बारे में कि मिष्टी अतुल को छोड़कर क्यों चली गई। तब उस वक्त अतुल की हालत बहुत ही बुरी थी। वो पूरी तरह से उसके लिए पागल हो चुका था। उसने मिष्टी को देश दुनिया में हर जगह ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिष्टी का कहीं भी अता पता नहीं चला। और फिर उसके ठीक 9 महीने बाद हमें ये पता चला कि अतुल को एक बच्ची मिली है जो कि सामिया थी। और हमें उसके बाद यह भी पता चला कि उस बच्ची को मिष्टी ने ही जन्म दिया था और उसे छोड़कर वो कूड़ेदान में फेंक कर चली गई थी। और फिर जब अतुल को इस बारे में पता चला कि मिष्टी ने उसकी बच्ची को कूड़ेदान में फेंका है तो उसके दिल में मिष्टी के लिए और भी ज़्यादा गुस्सा था जो वो हद से ज़्यादा बढ़ गया। अब वो ऐसा है कि मिष्टी को अगर वो देख ले तो आंख उठाकर भी वो उसे नहीं देखेगा। अगर वो उसके सामने आ गई तो उसके लिए मिष्टी जैसे मर चुकी है। अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद से भी मिष्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूं। मैंने सोचा था कि मैं उसे अपना लूँगी और अपने अग्निहोत्री ख़ानदान का नाम दूंगी, लेकिन उसने 5 साल पहले जिस तरह से मेरे अतुल को छोड़ा और फिर हमारे ख़ानदान की वारिस को भी इस तरह से उसने जन्म देकर कूड़ेदान में फेंक दिया, ये सब बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। आखिर वो एक माँ थी और एक माँ होकर वो अपने ही बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मिष्टी भी ऐसा कभी कर सकती है। ये सब कहते हुए फातिमा जी के चेहरे पर गुस्सा था तो वहीं निहाल जी भी ये सब सुनकर गुस्से से बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक माँ होकर ऐसे कैसे कर सकती है वो? मुझे खुद से ये सोचकर तकलीफ होती है। जिस किसी दिन वो मेरे सामने आएगी मैं उससे ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि आखिर उसने अपनी बेटी को कूड़ेदान में फेंकने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसको उसे पालना ही नहीं था तो उसने उसे जन्म ही क्यों दिया था? तभी फातिमा जी ने भी गहरी सांस लेकर कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारा कभी भी मिष्टी से आमना सामना होगा क्योंकि उसे गए 5 साल हो गए हैं। 5 साल में उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कभी उसकी कोई खबर आएगी। इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ सना के बारे में सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम सना को अतुल की ज़िंदगी में लेकर आएंगे। ये सुनकर निहाल जी ने भी अपना सिर हिला दिया और लेकिन तभी उनके दिमाग में मलंग का ख्याल आया और फिर उन्होंने परेशान होकर कहा, लेकिन हम मलंग को कैसे बोल सकते हैं, कैसे उसे बनाएंगे क्योंकि उसकी भी तो शादी की उम्र हो चुकी है, वो कब तक अकेला रहेगा? ये सुनकर तभी फातिमा जी ने कहा, मलंग मलंग को तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो तो अपनी मर्जी का मालिक है। वो तो हमारी बात कभी नहीं मानेगा। उसके साथ हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। तभी फातिमा जी ने गुस्से के साथ कहा, इन दोनों बहनों ने मेरे दोनों बेटों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये दोनों बहनें मेरे बेटों की ज़िंदगी में तूफान की तरह आईं और आंधी की तरह चली गईं। पता नहीं माही ने क्यों मेरे मलंग को छोड़ दिया, वो क्यों उसे इस तरह से दूर हो गई। ये सुनकर अब निहाल जी ने भी शांत हो गए। अगला दिन इस वक्त माही तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। वो कार ड्राइव करते हुए खुद से बोली, आज मैं जो करने जा रही हूँ शायद इससे मिष्टी दी नाराज़ होंगी, लेकिन मैं अपने प्रिंस की हालत दिन पर दिन खराब होते हुए नहीं देख सकती। हर वक्त उसे फीवर रहता है और डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया है कि जब तक प्रिंस के फादर को हम नहीं लेकर आएंगे तब तक उसका इलाज भी शुरू नहीं हो सकता और ना ही वो कभी ठीक हो सकता है। मैं अपनी नज़रों के सामने अपने प्रिंस को मरते हुए बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी। इसीलिए मैं आज और अभी अतुल से जाकर बात करने वाली हूँ। फिर अतुल को जो भी करना होगा वो कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मेरे प्रिंस को बचाना होगा। ये कहते हुए वो तेज़ी से कार ड्राइव करने लगी। कुछ ही देर में उसने अपनी कार अग्निहोत्री ग्रुप के बाहर रोकी। वो कार से बाहर निकली और सीधा अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अंदर गेट पर ही उसे गार्ड ने रोकते हुए कहा, मैडम आपको किससे मिलना है? आप अंदर नहीं जा सकती।
इसके जवाब में माही ने कहा, मेरे पास मिस्टर अग्निहोत्री से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट है। ये कहकर उसने अपना अपॉइंटमेंट दिखाया और फिर वो अंदर की तरफ आई। अंदर जब वो पहुंची तो रिसेप्शन पर उसने पूछा कि मुझे इस कंपनी के मालिक अग्निहोत्री जी से मिलना है। तभी इसके जवाब में रिसेप्शन ने कहा कि आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा मैम, क्योंकि सर तो अभी एक मीटिंग के लिए गए हैं, होटल गए हुए हैं, तो अभी वो आपसे नहीं मिल सकते। तभी माही ने कहा, क्या आप मुझे उस होटल का नाम बता सकती हैं? एक्चुअली मुझे अर्जेंट में उनसे मिलना है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक उनका इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी। ये सुनकर रिसेप्शन ने कहा कि अगर आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है तो मैं आपको होटल का नाम बता सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बता सकती, सॉरी मैम। तो वो उसे अपॉइंटमेंट दिखाती है तो वो बताती कि वो टॉप हेड होटल गए हैं, आप वहाँ उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही उसने यह सुना वो हैरान हो गई और हैरानी के साथ खुद से बोली, टॉप हेड होटल? ये तो वही होटल है ना जहाँ पर आज मिष्टी दी और रूही एक दूसरे से मिलने वाली हैं। रूही के साथ वो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गई हुई हैं। तो फिर क्या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वहाँ पर इसी के साथ वो माही बोलते बोलते रुक गई और फिर वो तुरंत ही हड़बड़ी के साथ अपनी जगह से उठी और लगभग भागते हुए वहां से बाहर की तरफ निकलने लगी। उस होटल के लॉबी एरिया में इस वक्त मिष्टी सोफे पर बैठी हुई थी और उसके साथ ही रूही भी बैठी हुई थी। तभी मिष्टी ने कहा, रूही आर यू श्योर तुमने जिसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स की है आज उसके साथ मैं यह डील कर लूँगी? इसके जवाब में रूही ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बेब्स बिल्कुल तुम कर लोगे, क्योंकि वह इंसान छोटे छोटे क्रिएटर्स और जो नए नए बिजनेस फील्ड में आते हैं तो उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। हालांकि वो इंसान थोड़ा सा गुस्सेल है और थोड़ा सा रूड भी है, जो जल्दी से किसी से भी नाराज़ हो जाता है, लेकिन हमें तो सिर्फ अपना काम निकलवाना है ना। जैसे ही हमारा काम निकल जाएगा वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सब सुनकर मिष्टी ने भी बेचैन होकर कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ तो बड़ा होने वाला है, आज कुछ अजीब होने वाला है। तभी रूही ने भी मुस्कुरा कर कहा, तुम फर्स्ट टाइम इतने बड़े बिजनेस टाइकून से डील करने जा रही हो मिष्टी, इसीलिए तुम्हें शायद इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही है, लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। अब तुम दुबई आई हो तो तुमने प्रोजेक्ट करने के बारे में भी सोचा है ना, तो तुम्हें अब यह सब कुछ करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना तुम आगे नहीं जा सकती। तुम कब तक इस तरह से घर में बैठी रहोगी? इसीलिए मैंने जो डील तुमसे आज साइन करवाई है उसके बारे में सोचो और अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचो, और अभी कुछ ही वक्त में हमारा भी टाइम आ जाएगा, तुम खुद को रेडी रखो। ये सुनकर मिष्टी ने अपना सर हिलाया और वे खुद की फाइल्स उठाकर पढ़ने लगी। तभी रूही का फ़ोन रिंग होने लगा। उसने अपना फ़ोन देखा तो रूही ने मिष्टी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर बोला कि एक्चुअली मुझे मॉम का कॉल आ रहा है मिष्टी, तो शायद मुझे जाना होगा। ये सुनते ही मिष्टी के चेहरे के सारे भाव बदल गए और उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ मीटिंग तक रहोगी, फिर तुम अचानक से ऐसे क्यों जा रही हो? रूही मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। इसके जवाब में रूही ने भी कहा, एक्चुअली मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना कि मॉम की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, तो फिर मुझे उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना ही होगा, शायद इसीलिए वे मुझे बार बार कॉल कर रही हैं। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ इस मीटिंग में रुकती, मगर मुझे इस वक्त जाना ही होगा। वैसे भी मैंने तुम्हें सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है मिष्टी, इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। कैसे क्या करना है तुम इसे अच्छे से मैनेज कर लोगी, मुझे पता है। जैसे ही डील साइन हो जाएगी तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें वापस से लेने आ जाऊंगी। ये कहकर वो जल्दबाजी के साथ बिना मिष्टी को कोई भी जवाब दिए और ना ही उसकी कोई भी बात सुने वहाँ से निकल कर चली जाती है। वहीं मिष्टी ये सब सुनकर परेशान होकर बोली, रूही रूही तुम इस तरह से मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कैसे यहाँ पर सब कुछ मैनेज करूँगी? मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे दुबई से गए हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में यहाँ सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ के हाव भाव लोग सब कुछ बदल गया है और यहाँ पर बिजनेस कैसे किया जाता है मैं ये सब कुछ भूल चुकी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है यहाँ के बिजनेस के बारे में। तभी मिष्टी ये सब सोचते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी वहाँ पर एक इंसान आया और उसने मिष्टी को देखते हुए बोला, मैडम अब आप अंदर जा सकती हैं, आपका टाइम आ चुका है, सभी लोग अपना टर्न ले चुके हैं, अब आपका टर्न है। और बोली कि ठीक है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया।
मिष्टी बोलती है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है तुझे मिष्टी, ये डील करनी ही होगी क्योंकि इसीलिए तू यहाँ पर आई है। और ये कहकर उसने गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठी। उसने फाइल्स ली और सीधा वीआईपी रूम की तरफ बढ़ गई। वह जब उस रूम के बाहर आकर रुकी तो अचानक से उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वो खुद से बोली, मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? पहले तो कभी भी ऐसा नहीं होता था, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी ऐसे इंसान के सामने जा रही हूँ जिसके सामने मैं कभी भी नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन यह सब शायद मेरे दिमाग का वहम ही है जो मुझे इस तरह से फील करवा रहा है। मुझे इसके बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मुझे इस डील से मतलब है। ये सब कहते हुए उसने दरवाज़ा नॉक किया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। ये देखकर मिष्टी ने ना समझी में कहा, हेलो हेलो सर, क्या आप अंदर हैं? लेकिन तभी भी कोई भी आवाज़ नहीं आई। यह देखकर मिष्टी ने खुद से कहा, शायद मुझे ही अंदर चले जाना चाहिए क्योंकि कोई तो आवाज़ नहीं आ रही और वैसे भी अभी अभी असिस्टेंट ने मुझे खुद आकर अंदर जाने के लिए कहा है। ये सब सोचते हुए मिष्टी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और वे अंदर गई। लेकिन जब वो अंदर पहुंची तो चारों तरफ उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मिष्टी ने न समझी में कहा, कहाँ हैं वो बिजनेस टाइकून? मैं कब से उनका इंतज़ार कर रही थी और जब मैं यहाँ पर पहुँची तो वो मुझसे खुद भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये कहकर वो आसपास आवाज़ लगाते हुए बोली, हेलो हेलो सर, क्या आप यहाँ पर हैं? प्लीज़ अगर आप यहाँ पर हैं तो सामने आइए, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। हेलो सर। ये कहते हुए वे अभी आसपास देख ही रही थी कि तभी उस रूम के अंदर एक वीआईपी रूम मौजूद था जहाँ पर अंदर से एक रूम का दरवाज़ा धीरे धीरे करके खुलने लगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से मिष्टी उस तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र नीचे की तरफ गई। नीचे लेदर शूज को देखकर उसने अपना सिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठाया और उसने जब ऊपर की तरफ देखा तो उस लंबे चौड़े पर्सनैलिटी वाले इंसान को देखा तो वह पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और कांपने लगी। उसके हाथ में जो फाइल्स उसने पकड़ी हुई थी वो धीरे धीरे करके एक एक करके छूट गई और ज़मीन पर गिर गई। मिष्टी जो डर के मारे कांप रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आखिर कौन था वो इंसान जिसे देखकर मिष्टी कांपने लगी थी? कहीं वो अतुल अग्निहोत्री तो नहीं था? तो दोस्तों, ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो आज के लिए हम इस कहानी का अध्याय यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पता चलेगा इसके अगले भाग में कि आखिर वो कौन था जिसको देखकर मिष्टी इतना ज़्यादा डर गई थी और शॉक्ड हो गई थी। अगर वो अतुल अग्निहोत्री था तो फिर अब क्या होगा इन दोनों के बीच? क्या ये दोनों फिर से अलग हो जाएंगे या फिर एक होंगे? ये सब पता चलेगा आपको इस कहानी में। तो प्लीज़ इस कहानी का अगला भाग मिस बिल्कुल भी मत करें। मिलते हैं इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में।